प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं जीवा मैम आज वर्ग 5 विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी में पार्ट 1 की पढ़ाई पिछले दिनों हो गई है। अब पार्ट 2 की पढ़ाई होगी। पार्ट 2 का शीर्षक है कालिदास। कहा जाता है कि कालिदास मूर्ख थे। जब इनकी शादी राजकुमारी विद्योत्मा से हुई तो पत्नी की ही दुत्कार से इन्होंने निश्चय किया कि मुझे मूर्ख से विद्वान बनना है। इन्होंने महल को त्याग दिया और वाराणसी, जो अभी काशी में है, वाराणसी चले गए। वहाँ उन्होंने 12 वर्ष तक लगातार कठोर परिश्रम करने के बाद यह मूर्ख एक प्रकांड पंडित बन गया। इस कहानी में इसी का उल्लेख किया गया है। आइए इसे पढ़ें। प्रस्तावना। इस प्रस्तुत पाठ में छात्र छात्राओं को बताया गया है कि दृढ़ निश्चय और लगन से काम करने पर असंभव दिखने वाले लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास किस प्रकार मूर्ख से विद्वान बने। अब हम कहानी की ओर चलते हैं। कालिदास की गणना संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतम कवियों में की जाती है। गणना का अर्थ होता है गिनती। कालिदास की गिनती संस्कृत भाषा के सबसे अच्छे कवियों में की जाती है। उन्होंने केवल कविताएं ही नहीं लिखी, अपितु कई काव्यों की रचना की। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका सबसे प्रसिद्ध काव्य है। कोई बच्चों पूछ सकता है कि कालिदास का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन है, तो उसका आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। इस काव्य का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हो चुका है। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं मेघदूत और कुमार संभव। कालिदास की अन्य 2 रचनाएं हैं, उसका नाम है मेघदूत और कुमार संभव। कालिदास के विषय में एक कथा बहुत प्रचलित है। यह सत्य है या असत्य है, इसे बताना कठिन है। आज हम इस कथा की चर्चा यहाँ करेंगे। कथा का अर्थ कहानी भी होता है। राजकुमारी विद्योत्मा रूप लावण्य की जीती जागती प्रतिमा थी। कहने का मतलब है कि राजकुमारी बहुत सुंदर थी। जैसे आप मूर्ति को देखते हैं, किसी प्रतिमा को देखते हैं, उसी तरह राजकुमारी विद्योत्मा बहुत सुंदर थी। अनुपम सुंदरी होने के साथ साथ वे बड़ी विद्वान भी थी। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे ऐसे युवक से विवाह करेंगी जो उनसे अधिक विद्वान हो। राजकुमारी तो सुंदर थी ही, पर वह विद्वान भी बहुत थे और उन्होंने प्रतिज्ञा प्रण रखी थी कि हम ऐसे युवक से शादी करेंगे, ऐसे राजकुमार से शादी करेंगे जो हमसे भी ज़्यादा विद्वान हो। राजकुमारी से विवाह करने की अभिलाषा में दूर दूर से अनेक राजकुमार, योग्य व्यक्ति और पंडित आए, परंतु उनमें से कोई भी राजकुमारी की योग्यता के सामने टिक न सका।
सभी लोग राजकुमारी से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। इस प्रकार राजकुमारी की विद्वता की धाक तो जम गई, परंतु कई लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। अब क्या हुआ, जब देश के राजकुमार, योग्य व्यक्ति और पंडित राजकुमारी की प्रतिज्ञा को जाने तो राजकुमारी से विवाह करने की अभिलाषा में अनेक राजकुमार, योग्य व्यक्ति और पंडित आए, परंतु राजकुमारी की योग्यता के सामने टिक न सका। सभी लोग राजकुमारी से, शास्त्रार्थ का अर्थ होता है वाद विवाद करना, सभी लोग राजकुमारी से वाद विवाद में पराजित हो गए, हार गए। इस प्रकार राजकुमारी की विद्वता की धाक तो जम गई, परंतु कई लोग इनसे ईर्ष्या भी करने लगे। पराजित हुए राजकुमारों और पंडितों ने राजकुमारी से बदला लेने का एक उपाय सोचा। अब क्या हुआ, जब राजकुमारी से राजकुमार और पंडित पराजित हो गए तो दोनों के दिमाग में आया कि क्यों न हम राजकुमारी से बदला लें। वे लोग उपाय सोचने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि राजकुमारी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करा दिया जाए जो मूर्ख हो, जो अनपढ़ हो। ऐसा सोचकर वे लोग मूर्ख की खोज में निकल पड़े। कौन मूर्ख की खोज में निकल पड़े? तो राजकुमार और पंडित दोनों मूर्ख की खोज में निकल पड़े। सौभाग्य से उन्हें अधिक दिन तक मूर्ख की खोज नहीं करनी पड़ी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वृक्ष पर बैठा उसी डाल को काट रहा है जिस पर वह बैठा था। ऐसे व्यक्ति को देखकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे समझ गए कि इससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई हो ही नहीं सकता। पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम कालिदास बताया। अब क्या था, जब दोनों राजकुमार और पंडित मूर्ख की खोज में निकले तो उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा। एक दिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक पेड़ पर बैठा हुआ था, जिस डाल पर बैठा हुआ था उसी को काट रहा था। दोनों ने सोचा कि इससे ज़्यादा मूर्ख कौन हो सकता है, और उस व्यक्ति का नाम पूछा तो वह व्यक्ति अपना नाम बतलाया, कालिदास। एक पंडित ने पूछा, भाई कालिदास, क्या तुम राजकुमारी विद्योत्तमा से के साथ विवाह करोगे? कालिदास कहते हैं, विद्योत्तमा के साथ? कालिदास ने प्रसन्न होकर कहा, अवश्य करूँगा। इसके बाद मुझे पैर नहीं काटने पड़ेंगे। दिन भर महल में घूमूंगा, अच्छा भोजन करूंगा, अच्छे वस्त्र पहनूंगा। किंतु क्या यह संभव है? कहाँ वह राजकुमारी और मैं अशिक्षित गांव का गंवार। अब कालिदास सोचने लगे कि मैं तो अशिक्षित गांव का गंवार हूँ, अरे क्या हमसे राजकुमारी का शादी हो सकता है? यह संभव है? लेकिन पंडित बोला, इसकी चिंता तुम मत करो, हम तुम्हारा विवाह उनके साथ अवश्य कराएंगे। तुम केवल वह करते जाओ जो हम कहेंगे, फिर देखो क्या होता है। अब बोलो, क्या तुम्हें हमारा प्रस्ताव स्वीकार है? कालिदास कहते हैं कि 100% स्वीकार है महाराज। कालिदास पेड़ से नीचे उतरा
उन लोगों के साथ चल दिया। पंडितों और राजकुमारों ने कालिदास को घर ले जाकर स्नान करवाया, फिर उसे विद्वानों जैसे वस्त्र पहनाए गए। अब क्या हुआ, कालिदास जो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था तो नीचे उतरा और राजकुमार और पंडित के साथ चल दिए। अब राजकुमार और पंडित कालिदास को घर ले गया और स्नान करवाया, फिर उसे विद्वानों जैसे वस्त्र पहनाए। एक पंडित बोला, अब हम तुम्हें राजकुमारी के पास ले जा रहे हैं, वह तुमसे शास्त्रार्थ करेगी। पीछे भी हम बता चुके हैं, शास्त्रार्थ का अर्थ होता है वाद विवाद करना। वहाँ तुम्हें एक भी शब्द नहीं बोलना है। पंडित ने कालिदास से कहा कि तुम्हें वहाँ एक शब्द भी नहीं बोलना है, जो भी कहना है केवल संकेत द्वारा कहना है। संकेत का मतलब है इशारा, इशारा के द्वारा कहना है, वहाँ कुछ नहीं बोलना है, शेष हम पर छोड़ दो। सारी बात समझा बुझाकर वे कालिदास को राज दरबार ले गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, यह महोदय एक प्रकांड पंडित हैं, इनका नाम कालिदास है। बहुत विनती करने पर शास्त्रार्थ के लिए पधारे हैं, परंतु आजकल इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है, इसलिए जो कुछ कहेंगे केवल सांकेतिक भाषा में कहेंगे। उचित होगा कि आप भी इनसे सांकेतिक भाषा में ही प्रश्न पूछें। अब क्या हुआ, सारी बात समझा करके कालिदास को कहाँ लाया गया, राज दरबार में। तब राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, यह महोदय एक प्रकांड पंडित हैं। प्रकांड का मतलब होता है बहुत पहुँचे हुए। इनका नाम है कालिदास। बहुत विनती का अर्थ होता है निवेदन करना। बहुत विनती करने के पर शास्त्रार्थ के लिए ये पधारे हैं, परंतु आजकल इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है, इनको बोलना नहीं है, इसलिए जो कुछ कहेंगे केवल सांकेतिक भाषा में कहेंगे। उचित होगा कि आप भी इनसे सांकेतिक भाषा में ही प्रश्न पूछें। राजकुमारी ने उनकी बात मान ली। राजकुमारी किनकी बात मान ली, पंडित की बात मान ली। विद्वान के वेश में कालिदास अति सुंदर लग रहा था। उसके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से राजकुमारी प्रभावित हुए बिना न रह सकी। कालिदास जो विद्वान के वेश में आए थे वे बहुत सुंदर लग रहे थे। उनकी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से राजकुमारी बहुत प्रभावित हुई। अब शास्त्रार्थ आरंभ हो गया। शास्त्रार्थ क्या हुआ, शुरू हो गया। राजकुमारी ने अपनी एक उंगली उठाई। इसका तात्पर्य था कि ईश्वर एक है। तात्पर्य का अर्थ होता है मतलब या अर्थ। तो राजकुमारी ने एक उंगली उठाई, तो इसका जवाब कालिदास को देना था। कालिदास ने इसका अर्थ समझा कि राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ने की बात कर रही है, इसलिए उसने उत्तर में 2 उंगलियां ऊपर उठा दी, जिसका तात्पर्य था कि तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। परंतु पंडितों ने राजकुमारी को इसका अर्थ समझाया कि कालिदास कह रहे हैं कि ऊपर ईश्वर और नीचे धरती। राजकुमारी पंडितों के तर्क से
संतुष्ट हो गई। राजकुमारी ने अपना दूसरा प्रश्न एक हाथ की 5 उंगलियों को खोलकर संकेत किया। दूसरा प्रश्न क्या था? एक हाथ की 5 उंगलियों को खोलकर संकेत करना। उसका तात्पर्य था कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। परंतु कालिदास ने इस संकेत का भी दूसरा अर्थ लगाया। उसने समझा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है, अतः उसने उत्तर में अपनी मुट्ठी बांधकर राजकुमारी को दिखाई, जिसका तात्पर्य था कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारेगी तो मैं घूसा मारूंगा। परंतु पंडितों ने राजकुमारी को इसका अर्थ समझाया कि कालिदास कह रहे हैं 5 तत्व जब एकत्रित होते हैं, कहने का मतलब है 5 तत्व जब जमा होते हैं तब मानव शरीर में जीवन का संचार होता है। राजकुमारी इस तर्क से भी संतुष्ट हो गई और अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस प्रकार कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्योत्मा के साथ हो गया। राजकुमारी बहुत प्रसन्न थी। शादी होने से राजकुमारी बहुत प्रसन्न थी। राजकुमारी को लगा कि कालिदास बहुत विद्वान है, इसलिए राजकुमारी बहुत प्रसन्न थी। परंतु मूर्खता आखिर कितने दिन तक छिप सकती है? कुछ दिनों में ही राजकुमारी को ज्ञात हो गया कि उसका पति तो महामूर्ख है और उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने जब कालिदास से इस बारे में पूछताछ की तो कालिदास ने उन्हें सच्चाई बता दी। अब क्या हुआ? कुछ दिन के बाद राजकुमारी को पता चला कि उसका पति महामूर्ख है और मेरे साथ धोखा हुआ है। राजकुमारी ने कालिदास से इस बारे में पूछताछ की तो कालिदास ने उन्हें सच्चाई बता दी। राजकुमारी क्रोध से आग बबूला हो उठी। उन्होंने कालिदास को महल से धुतकारते हुए कहा, जाओ, पहले स्वयं को मेरे योग्य बनाओ, फिर मेरे पास आ जाना। कालिदास की सच्चाई सुनकर के राजकुमारी बहुत क्रोध में आ गई और कालिदास को महल से धुतकारते हुए कहा, जाओ, पहले स्वयं मेरे योग्य बनो, फिर मेरे पास आना। विद्योत्मा की तिरस्कार भरी बातें कालिदास के हृदय में शूल की तरह चुभ गई। उसे अपनी मूर्खता पर रह रहकर क्रोध आ रहा था। शूल का मतलब होता है कांटा। विद्योत्मा की तिरस्कार भरी बातें कालिदास के हृदय में कांटे की तरह चुभ गई। उसे अपनी मूर्खता पर भी क्रोध आ रहा था। उसने सोचा, इस घोर अपमान का बदला मैं विद्वान बनकर ही ले सकता हूँ। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह विद्वान अवश्य बनेगा। कौन निश्चय किया? तो कालिदास ने निश्चय किया। अब आगे देखिए। कालिदास ने महल को त्याग दिया और वाराणसी चला गया। कालिदास क्या किया? महल को छोड़ दिया और विद्या अध्ययन के लिए वाराणसी चला गया। काशी उस समय देश में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। वहाँ उसने गुरुओं की सेवा की और उनसे विद्या प्राप्त की। 12 वर्ष तक लगातार कठोर परिश्रम करने के बाद यह मूर्ख एक प्रकांड पंडित बन गया। अब प्रश्न उठता है कि
कालिदास एक प्रकांड पंडित कैसे बन गए? तो कालिदास क्या किए? महल को त्याग दिए और चले गए वाराणसी। वाराणसी जो अभी काशी में है, वहाँ सबसे बड़ा उस समय विद्या का केंद्र था। वहाँ जाके उन्होंने गुरुओं की सेवा की और उनसे विद्या प्राप्त की। 12 वर्ष तक लगातार कठोर परिश्रम करने के बाद यह मूर्ख एक प्रकांड पंडित बन गया। विद्वान बनकर जब वे महल लौटे तो सबसे अधिक खुशी विद्योत्तमा को हुई। सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई? तो विद्योत्तमा को हुई। विद्योत्तमा को अपने किए गए पर पछतावा भी हो रहा था। उसने अपने कठोर शब्दों के लिए कालिदास से क्षमा मांगी। किससे क्षमा मांगी? तो कालिदास से। किसके लिए? अपने कठोर शब्दों के लिए। कालिदास ने कहा, प्रिय, यदि तुमने कठोर शब्द न कहे होते तो मैं आज भी मूर्ख का मूर्ख ही रहता। इसलिए तुम्हारे शब्द मेरे लिए वरदान सिद्ध हुए। कालिदास ने अपनी पत्नी से क्या कहा कि यदि तुमने कठोर शब्द न कहे होते तो मैं आज मूर्ख ही रहता। आज जो मैं विद्वान हूँ नहीं हो पाता, इसलिए तुम्हारे शब्द मेरे लिए वरदान सिद्ध हुए। यही कालिदास आगे चलकर महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुए। विख्यात का मतलब है प्रसिद्ध हुए। उज्जैन के महाराजा भोज ने उन्हें अपने नवरत्नों में सम्मिलित कर लिया। किसको नवरत्नों में सम्मिलित कर लिया? तो कालिदास को। प्यारे बच्चों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें दृढ़ निश्चय और लगन से काम करना चाहिए। काम करने से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।